Good morning, everybody. Today's video we are going to cover prehistoric time. As to introduce myself, I'm Sansi Jain, and you are watching Kinetics. This video is going to cover your BA first semester exam. Hopefully, you will like it. Do subscribe and share this video for further lecture. Thank you so much. प्री हिस्टोरिक पीरियड उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब हमने लिखना नहीं आता था, जब हम सिर्फ लिखना सीख रहे थे, इतना नॉलेजेबल नहीं था कि हमें नहीं पता था क्या चीज़ किस तरीके से, क्या वर्ड्स होते हैं, क्या सेंटेंस होते हैं, तब हमें बिल्कुल भी लिखना नहीं आता था। इस वजह से बोल सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं थे। ज़्यादातर जो माना गया है, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, वो 2 लाख BC से लेके 3500 या 2500 BC तक ही रहा, यानी कि जब पहली बार लोग अपना घर बसाना सीख रहे थे, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी। जो फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन या फिर होमो सैपियंस थे, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने कदम रख रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे। यानी कि कब की बात है ये, जब 2 लाख BC से लेके 40,000 BC तक की समय, यानी कि इस जगह पर इन्होंने पेनिसुलर इंडिया को भी कवर किया था। पेनिसुलर इंडिया पर भी इन्होंने अपने कदम जमाए थे। ये कंटिन्यूसली इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इराक तक गए, यानी कि ये पूरे इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में फैले, अच्छे से सिविलाइजेशन की। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है, ये लोग कुछ ग्रुप्स बनाते हैं और उसे एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं और साथ साथ रहते हैं, हंटिंग करते हैं और गैदरिंग मतलब खाने को इकट्ठा करते हैं। प्री हिस्टोरिक एज को, प्री हिस्टोरिक पीरियड को कुछ डिवीज़न में डिवाइड किया गया, जिसमें है पैलियोलिटिक एज, मीजोलिटिक एज, नियोलिटिक एज, काल्कोलिटिक एज एंड लास्ट है यहाँ पर आयरन एज। यहाँ पर जो ओल्ड स्टोन एज है, यानी कि पैलियो शब्द का मतलब है ओल्ड से, एंड लिटिक का मतलब होता है स्टोन। एज का तो एज ही आ जाएगा, ठीक है। मीज़ो मतलब आपने मीज़ोफिल सेल्स देखे होंगे, या फिर बायो में आपने मीज़ो शब्द का यूज़ देखा होगा, मिडिल लेयर के लिए किया जाता है। एज इट इज़ मीज़ो शब्द का यूज़ होता है वो मिडिल किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है, यानी कि मिडिल स्टोन एज। और न्यू शब्द आपको पता चला है कि न्यू कुछ, तो न्यू स्टोन एज और काल्कोलिटिक एज, ये सारे जो ग्रीक शब्द है। काल्कोलिटिक जो काल्कोलिटिक एज है वो काल्को एंड लिटिक है। काल्को जो शब्द है वो ग्रीक में काल्को नाम से है, जिसका मतलब है ब्रॉन्ज, यानी कि यहाँ पर जो ये वर्ड निकल कर आता है वो होता है हमारा ब्रॉन्ज एज। लास्ट यहाँ पर रह जाता है आयरन एज। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें कि इनका टाइम पीरियड आखिर कहाँ तक रहा, ओल्ड स्टोन एज का, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या फिर बोले आयरन एज, इनका टाइम पीरियड आखिर कहाँ तक रहा, इस चीज़ को कवर करते हैं। ओल्ड स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो 3 लाख BC से लेके 10,000 BC तक रहा है। मीजोलिटिक या फिर बोले मिडिल स्टोन एज, उसका जो टाइम पीरियड है वो इसके तुरंत बाद 10,000 BC से लेके 6,000 BC तक रहा है। न्योलिटिक फेज या फिर न्यू स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो इसके तुरंत बाद 6,000 BC से लेके 1,000 BC तक रहा है। ब्रॉन्ज एज जो है वो 2,000 BC से लेके 700 BC तक रहा है इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें आयरन एज की, तो अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनका अलग अलग मत है कि इसका आयरन एज इस टाइम पीरियड में आया होगा, इस टाइम पीरियड में आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक टीनी रॉय, जिनके अकॉर्डिंग जो आयरन एज है उसे 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, अर्ली फेज या फिर लेटर फेज। अर्ली फेज का इनका कहना था कि 800 से लेके ये जो फेज है वो 400-300 BC तक चला होगा। लेटर फेज को उन्होंने डिफाइन करते हुए बताया कि ये जो लेटर फेज है वो 400 से लेके 300 तक ही चला होगा। DK चक्रवर्ती और A घोष का कहना था कि ये जो आयरन एज है वो 3000 BC से लेके 700 BC तक चला। जॉर्ज इडोनसी का कहना था कि जो ये फेज है, मतलब जो ये हमारा आयरन एज है, उसे 2 फेजेस में डिवाइड किया गया, अर्ली फेज और लेटर फेज। अर्ली फेज में उन्होंने बोला कि ये 1000 BC से लेके 600 BC तक चलता है, और लेटर फेज को उन्होंने 600 BC से लेके 100 BC तक बताया। ओवरऑल आयरन एज के जो मत थे, आयरन एज कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इसके डिफरेंट आइडियाज थे डिफरेंट साइंटिस्ट के पास, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट एंड स्टार्टिंग फेज पैलियोलिटिक फेज की, यानी कि यहाँ पर पैलियो जो शब्द है वो यूज़ होता है ओल्ड के लिए, एंड लिटिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज की बात करेंगे। ये बात जब की है जब बर्फ ही बर्फ थी, पूरी अर्थ पर चारों तरफ बर्फ थी, किसी भी तरीके से मतलब हर जगह बर्फ थी, लोग रहना सीख रहे थे। ऐसा समझ लो कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको ला के रख दिया गया हो और आसपास आपको नहीं पता क्या किस जगह पे क्या डायरेक्शन में कौन सी जगह आती है, मुझे कहाँ जाके क्या मिलेगा, ना आपको कुछ भी चीज़ जाती है, आप एकदम उस दुनिया में नए हो उस दुनिया के लिए, तो आपको चीज़ें एक एक करके एक्सप्लोर करनी होंगी। तो इसी तरीके से पैलियोलिटिक एज में जो मैन था, ह्यूमन इंसान था, वो एक एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था।
पैलियोलिथिक एज उस समय पे डेवलप हुआ जब इस पूरी अर्थ पे आइस एज चल रहा था, यानी कि वो जियोलॉजिकल पीरियड जहाँ पूरी अर्थ जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी और साथ ही साथ जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म था। पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसमें जो मैंस थे वो हंटर हुआ करते थे और खाने को गैदर किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। इस एज के अंदर किसी को मेटल्स की कोई जानकारी नहीं थी, किसी को नहीं पता था क्या आयरन होता है, क्या गोल्ड होता है, क्या ब्रॉन्ज होता है, क्या कॉपर होता है। इन्हें इस बारे में कुछ भी कोई भी जानकारी नहीं थी, ना ही इनको कोई आइडिया था कि फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन क्या होता है। इन्हें इस सब के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इवन इफ ये लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आग कैसे जलाई जाती है, इन लोगों को आग के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। ये जो लोग थे वो कपड़े के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, कि निकल रहा करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे ठंड का इन्हें महसूस होने लगी, ठंड के बारे में पता चलने लगा, तो ये लोग बड़े बड़े पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे और साथ ही साथ गर्मी लाने के लिए जानवरों की खालों को भी ओढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर अगर देखें तो पैलियोलिथिक एज में इंसान जो था वो फ्रूट्स खाया करता था, रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फिश, एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो थी वो हंटिंग ही देखने को मिली है। और जब मान के चलो किसी की डेथ हो गई तो ये लोग ना उनको जलाते थे, ना ही उनको दफनाया करते थे। जैसा अगर वो कहीं पर मर गया तो उस डेड वन को वहीं की वहीं छोड़कर चले जाया करते थे। इन्हें मतलब कुछ भी नहीं करते थे, लिव इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप में झुंड में रहना पसंद करते थे ताकि ये हंटिंग भी अच्छे से कर सके एंड एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी दे सके। अब बात आती है कि आगे पैलियोलिथिक पीरियड का, पैलियोलिथिक एज का जो एंड था वो किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते गए, कल्टीवेशन की तरफ बढ़ते गए, सेटलमेंट की तरफ बढ़ते गए, ये पैलियोलिथिक एज कम होता गया, खत्म होता गया। यानी कि आज भी ऐसी बहुत साइट है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी ज़माने में पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक एज रहा होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सेंट्रल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथर्न उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार प्लेट्यू, ये वो जगह है जहाँ पर आज भी ये मार्क्स देखने को मिले कि पैलियोलिथिक एज नाम की कोई चीज़ इस संसार में कभी भी हुई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमें पैलियोलिथिक के डिविजन्स भी कर दिए गए हैं। डिवीजन किस बेसिस पे? लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। यानी कि सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज से हम यहाँ पर ही समझेंगे कि जो लोग थे वो नए नए बस रहे थे, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे थे। मिडिल पैलियोलिथिक एज में वो लोअर पैलियोलिथिक एज से थोड़े से एडवांस हुए, और अपर पैलियोलिथिक एज में और भी ज़्यादा एडवांस हो गए, और भी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारियाँ मिलने लगी। लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर बात करें तो वो 3 लाख BC से लेके 50,000 BC तक चला। और यहाँ पर जो देखने को मिला, हैवी टूल्स देखने को मिले, हाथ की बनाई हुई कुल्हाड़ियाँ देखने को मिली, क्लीवर्स, और सिंपल टूल्स से ज़्यादा कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा दिमाग यूज़ नहीं किया गया था कि इस तरीके से हम अपने हंट करने के लिए हम अपने जानवर, मतलब कोई भी जानवर निकल के जा रहा है उसको अच्छे से हंट कर सकते हैं। इस पीरियड के अंदर, यानी कि इस लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर, यानी कि आज से 7 लाख साल पहले सबसे पहले लोगों ने हाथ की कुल्हाड़ियाँ देखी थी जो कि एग्जिस्टेंस में आई। जो टूल्स थे वो बड़े बनाए जाते थे, बहुत लार्ज बनाए जाते थे, कुछ स्मॉल टूल्स भी बनाए गए। आज भी लोअर पैलियोलिथिक एज के जो साइट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। शिवालिक इन पंजाब, नर्मदा वैली, वेलन वैली ऑफ मिर्ज़ापुर, सोन वैली एंड देवाड़ा इन राजस्थान। आपको एक हिंट मैं दे दूँ, ज़्यादातर जो लोग थे वो नदियों पहाड़ों के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदियों पहाड़ों के पास में जो पेड़ पौधे थे वो अच्छे से उगा करते थे, खाने की व्यवस्था होती थी फल वगैरह की, एंड यहाँ पर जब भी कोई जानवर पानी पीने आता था तो हंट भी अच्छे से किया जा सकता था। और यहाँ पर पानी की व्यवस्था होने के मुताबिक यहाँ पर जो जीवन है वो आसान हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज जो था वो 50,000 BC से लेके 40,000 BC तक, यानी कि 1,50,000 से लेके 40,000 BC तक चला था। इसमें जो टूल्स थे वो थोड़े से टेक्निकल हुए, टेक्निक्स उसमें यूज़ होने लगी। कुछ रिमेनेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे अवशेष हैं जो कि मिडिल पैलियोलिथिक एज में देखने को मिले हैं, जैसे कि वो जगह हैं सिंध, राजस्थान, मध्य भारत, उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात। मिडिल पैलियोलिथिक एज में तो इतना ही है, लेकिन यहाँ पर हम कवर करेंगे थोड़ा वाइड में। अपर पैलियोलिथिक एज क्या होता है, जो कि 40,000 BC से स्टार्ट हुआ और 10,000 BC में एंड हुआ। ये जो फेज़ है वो आइस एज से ज़्यादा कोइंसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर ये आइस फेज का लास्ट फेज़ है और यहाँ से ही जो है नेक्स्ट फेज़ की स्टार्ट हो चुकी है। आइस एज में क्या था कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, लोग रहना सीख रहे हैं, तो जो क्लाइमेट था वो थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया अपर पैलियोलिथिक एज में, और लेस ह्यूमिड हो गया। लाइफ स्टाइल जो थी पर्सन की, मैन की, वो नीदरथैल्स एंड होमो इरेक्टस से थोड़ी अलग नहीं थी, सेम ऐसी ही हुआ करती थी। टूल्स अलग देखें तो फ्लैक्सी हुआ करते थे, लार्ज फ्लैक्स ब्लेड्स हुआ करते थे, वो स्कैपर्स एंड बुरिन्स को रखा करते थे।
इनके पास में ज़्यादा इस टाइप के जो हथियार है वो नहीं देखे गए। बट ये जो लोग थोड़े टेक्नोलॉजी में थोड़े एडवांस हुए और इन्होंने मॉर्टर एंड पेस्टल जैसी चीज़ें बनाई, जिससे वो अनाज कोई मोटी चीज़ है, दुरदुरी चीज़ है, जो खाने में आसान बन सके, तो उसे इससे मॉर्टर एंड पेस्टल से कूटा करते थे और खाया करते थे। कुछ रिमेनेंस जो आज भी पाए गए हैं, रिसेंटली जो पाए गए हैं, वो है इलाहाबाद में एट बेलन वैली एंड बीतम चली इन आंध्र प्रदेश एंड सोरापुर एंड बीजापुर इन कर्नाटक। अगर हम अपर पैरालिटिक एक्टिविटीज़ देखें जो कि ज़्यादातर कहाँ देखने को मिली है, वो हमारी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पर कवर करेंगे हम नेक्स्ट पीरियड को, जो कि है मीजोलिटिक एज। मीजोलिटिक एज जो है वो 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक चला। इसके अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि अपर पैलेलिटिक एज में जो आइस एज था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा था और जो टेम्परेचर था वो वार्म हो रहा था। इसी तरीके से जो मीजोलिटिक एज है उसका स्टार्टिंग हो चुकी थी। स्टार्टिंग होने का रीज़न यही था कि जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ। मेन रीज़न तो यही है यहाँ पर कि जो टेम्परेचर का चेंज था, टेम्परेचर गर्म हुआ, ह्यूमिड हुआ, और जो बारिश थी, रेनफॉल बढ़ी, और रेनफॉल बढ़ने की वजह से जो अलग अलग टाइप की फ्लोरा एंड फोनाज है उनका भी डेवलपमेंट हुआ, वो भी अस्तित्व में आए। और कई ऐसी वाइल्ड वेराइटीज़, जो फसल की वाइल्ड वेराइटीज़ भी देखने को मिली थी इसी मीरोलिटिक एज के अंदर। इस एज में जो थे लोग सेटलमेंट स्टार्ट कर चुका था। वो सेमी परमानेंट सेटलमेंट हुआ करता था, कोई ऐसा नहीं था कि यहीं पे परमानेंट है, जैसे कि गुफाओं में रह लिए, रॉक साइटर्स में रह लिए, या फिर किसी ओपन ग्राउंड में रह लिए। इसके ये सेटलमेंट आके स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, फार्मिंग की तरफ, मतलब फार्मिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया था, फार्मिंग के लिए तैयार होना स्टार्ट करना चाहते थे। इसमें जो टूल्स देखे गए वो थे कुछ पॉइंटेड एंड शार्प टूल, नुकीले और धार वाले जो टूल्स थे उनको यूज़ किया गया। इसके अंदर सिंपल हैंडेड टूल्स को यूज़ किया जा करता था, जैसे कि पहले ज़माने में इस टाइप के धनुष नहीं हुआ करते जो कि आज हम रामायण वगैरह में देखते हैं। पहले लोग बड़े से दो पेड़ों के बीच में एक बड़ी सी रस्सी को बांधा किया करते थे। इनफैक्ट ये तो नहीं बोलेंगे वो रस्सी ही हुआ करती होगी, ऐसा बोल सकते हैं। उस टाइम पे अगर मान चलो रस्सी डेवलप नहीं हुई थी तो वो एक ऐसी बेल टाइप को किसी को ले लिया करते थे, उसमें नुकीली किसी तीर को मारा करते थे ताकि दूर बैठा जो हमारा शिकार बैठा हुआ है उसको शिकार किया जा सके। ठीक है, इसमें कुछ जो स्टोन टिप्ड यानी कि नुकीले हथियारों का ही इस्तेमाल किया जाता। इसमें जो थी वो हंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन वो को एग्जिस्ट कर रही थी एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तब जब जानवर सचेत हो जाते हैं इस सब चीज़ों से, तो जानवर भी अपने थोड़ा समझ के भाग जाते हों, या फिर किसी तरीके से जो लोग थे वो हंटिंग के लिए प्रायोरिटी लेस हो चुके थे, प्रायोरिटी उनको नहीं दे रहे थे हंटिंग को, तो वो लोग अलग डायरेक्शन पे जाना चाहते थे। वो उनको अच्छी लगी, बेटर लगी, वो थी एग्रीकल्चर यूज़ करने लगे, और साथ ही साथ पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया था। जानवरों को वो उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि आपको पता तो होगा कि पहला जो जानवर पाला गया था वो और कोई नहीं, डॉग था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग था। साथ ही साथ वो लोग सीप और गॉट्स को भी पाल रहे थे। ये बहुत मोस्ट कॉमन हो चुका था भेड़ और बकरियों को पालना। रॉक पेंटिंग मीजोलिटिक फेज में बहुत पाई गई है। मीजोलिटिक फेज में ही सबसे मेन टॉपिक इसका ये है कि यहाँ पर हमें क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में रॉक पेंटिंग्स मिलती है जो कि इस फेज को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं। केव्स जो थे उन केव्स में या फिर रॉक साइटर्स में सेंट्रल इंडिया के, इसमें पेंटिंग्स पाई गई। पेंटिंग्स किस तरीके की हुआ करती थी, यानी कोई जानवर कोई गेम खेल रहा है उसकी पेंटिंग, हंटिंग कर रहे हैं, या कोई भी वो एक्टिविटी इन डेली लाइफ किया करते थे, वो हनी कलेक्शन, डांसिंग, ये सभी चीज़ें हैं जो थी वो हमारे को उन पेंटिंग्स के थ्रू देखने को मिली है। मेन साइट जो देखने को मिली है मीजोलिटिक फेज की, मीजोलिटिक एज की, जो थी ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्या, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन यानी कि जो खुदाई है वो जो देखने को मिली है वो छोटा नागपुर, सेंट्रल इंडिया का एक एरिया है, और कृष्णा रिवर के साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और भीमबेटका केव्स में जो आपको पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो देखने को मिलती हैं वो मीजोलिटिक फेज का ही एक यूनिक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट फेज को, जिसका नाम है नियोलिटिक एज। नियोलिटिक जो एज था वो 6,000 BC से लेके 1,000 BC तक चला था। इसके अंदर जो लोग थे वो परमानेंट सेटलमेंट पर चले आ चुके थे, यानी कि अब वो परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो नियोलिटिक एज है इसमें बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं जो कि इस पूरे एज को और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती है इन द ह्यूमन लाइफ की। किस तरीके से जो ह्यूमंस का बेस्ट डेवलपमेंट है जो इसी एज के अंदर देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पर जो देखने को मिला जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा वो था ड्वेलिंग्स यानी कि आवास गृह। जब लोग कल्टीवेशन की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन लोगों ने अपनी कोई फसल उगाई किसी जगह पे, उस फसल की रक्षा करने के लिए वो वहीं रहा करते थे। अब जब वो लोग वहीं रहा करते थे तो उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप से उन्होंने फैमिली बना ली अपनी। अब जब वो फैमिली बनी तो उनके रहने के लिए कहीं उनके लिए खाने के लिए सारा सामान होना चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने घर तैयार करे, घर बनाए। और ये जो कल्टीवेशन था सीरियल्स और ग्रेन्स का मोस्ट प्रोबेबली
जो देखा गया है वो सीरियल्स एंड ग्रेन्स का ही वो लोग कल्टिवेशन करते थे। वो रीजन बना आवाज गया इन द न्योलिथिक एज, यानी कि ड्वेलेंस एंड न्योलिथिक एज का। इसमें जो लोग थे, जो भटका करते थे, जो हंटिंग किया करते थे, खाने को इकट्ठे किया करते थे, वो इकोनॉमिकली थोड़े से पावरफुल हुए, जिसके थ्रू उनका थोड़ा सा रोजगार जो था वो चेंजमेंट हुआ। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की हम कैसे बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई होगी। इसमें जो लोग थे वो क्रॉप को उगाना सीखना चाहते थे और डोमेस्टिक लाइव स्टॉक रखना चाहते थे। ठीक है, जो ज़्यादातर ये जो एग्रीकल्चर की बिगनिंग वो स्टार्ट हुई इसी वजह से कि क्योंकि कोई भी आदमी ज़्यादातर हंटिंग, फिशिंग और कलेक्टिंग वाइल्ड प्लांट्स यानी कि इन सब पर डिपेंड रहना नहीं चाहता था। और ये बोल सकते हैं हम कि न्योलिथिक एज के अंदर ही हमने एग्रीकल्चर का स्टार्टमेंट देखा इन इंडिया। जो लाइफ स्टाइल की वो ह्यूमन की चेंज हुई, एक भटकते हुए इंसान से एक खुद का घर, खुद के मकान के अंदर वो जो लोग थे वो जो फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने लगे। यानी कि जब कोई इंसान हंटिंग किया करता था वही इंसान आज खाना प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अब वो लोग किस टाइप का खाना प्रोड्यूस करते थे? वो प्रोड्यूस करते थे रागी, ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले। ठीक है, अब वहाँ पर जो टूल्स देखने को मिले वो टूल्स थोड़े से और एडवांस में आए, क्योंकि जब फार्मिंग जैसी चीज़ को अस्तित्व में लाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो होनी चाहिए। वो टूल्स लाने लगे बोन्स यानी कि हड्डियों के उन्होंने टूल्स बनाए और पत्थर स्टोन्स के उन्होंने टूल्स बनाए। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे यानी कि तब मीजोलिथिक एज में उन्होंने कुत्ते को पाला, भेड़ बकरियों को पाला, लेकिन अब थोड़ा सा ये लोग फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर चीज़ों की अलग ज़रूरतें पड़ने लगी। जैसे ज़रूरतें पड़ी उसी तरीके से चीज़ें बदली, बहुत भयंकर तरीके से बदली। जिस तरीके से काव है, गॉट है एंड कुछ ऐसे जानवर जिनका जो गोबर होता है वो खाद के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है, वो उन लोगों ने जो लोग खेती किया करते थे वो लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ इनको पालना स्टार्ट किया। और इनसे पालने से ये भी हुआ कि जो बैल हुआ करते थे वो खेत जोतने में भी काम करने लगे और गाय से दूध तो मिलता ही है। तो पहले जो भी इस ज़माने में बोले तो जो सोना चांदी आज हम देख रहे हैं तब सोना चांदी नहीं हुआ करता था, बट बेटर वे सोना चांदी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सोना चांदी को जो हम रेस्पेक्ट आज देते हैं वो रेस्पेक्ट गाय, भेड़, बकरी, बैल इन लोगों को तब मिला करती थी, क्योंकि तब किसी के पास यही तो एक पूंजी थी, हर किसी के पास यही एक पूंजी थी। तो उन लोगों ने किसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया? प्रोटीन लेने के लिए उन लोगों ने काउ, गॉट्स, बफलो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म थे उनको पालना स्टार्ट किया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम टूल्स देखें तो जो टूल्स थे वो स्टोन, पत्थर के देखने को मिले और थोड़े से हड्डियों के भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। पॉटर वैली एक और नया चीज़, जब लोग यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे थे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए बर्तन जैसी चीज़ें होनी चाहिए। तो न्योलिथिक एज में अगर हम देखें तो पॉटर वैली एक ऐसी चीज़ है जिसने न्योलिथिक एज को और भी ज़्यादा बेनिफिशियल और भी ज़्यादा सुपर्ब बनाया, क्योंकि जो पॉटर वैली है ये वो होता है जैसे कुम्हार जो अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप जो मिट्टी की गुल्लकें लेकर आते हैं, आप जो मिट्टी के गिलास, कटोरी वगैरह लेकर आते हैं, ये एक कुम्हार बनाता है और कुम्हार के पास एक पॉटर व्हील होता है। इफ़ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग सो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट एंड नाउ आई थिंक ये गलती फिर नहीं होगी। पॉटर व्हील जो है वो कुम्हार के पास हुआ करता है, जिसमें कुम्हार उसे गोल 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 बहुत तेज़ी से घुमाता है एंड उस पर अपनी मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो उसके पास ये चीज़ें आई, तब अब ये चीज़ें हम देख रहे हैं, पर ये कब आई? जब आज से कई साल पहले जब न्योलिथिक एज नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। इन लोगों ने क्या किया, ये जो अर्लियर व्हील होते हैं वो लकड़ी के देखे गए, लकड़ी के बनाते थे। अब तो कई तरीके, अब तो लोहे, स्टील इन सब में भी आने लगे हैं, बट जो पुराने थे वो लकड़ी के थे। लकड़ी के बीच में एक होल किया जाता था, उस पर एक एक्सल को बिठाया जाता था और जब वो एक्सल था एंड एक्सल और जो व्हील है वो दोनों मिलके मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया। उससे मिट्टी के बर्तन बनाए गए, मिट्टी की चीज़ें बनाई गई। आज जो माखन वगैरह जो सामान के रखा जाता था वो इन्हीं बर्तनों में रखा जाता था। जब ये न्योलिथिक एज आया, खेती बाड़ी के बारे में लोगों ने सीखा, खेती के बारे में सीखा, तो लोगों ने इस जो भगवान है और दैत्य हैं इनके बारे में भी जाना। यानी कि लोगों ने ये बिलीव किया कि जो ये पूरे नेचर वर्ल्ड में जो भी सामान हम देखते हैं, एनिमल देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, रिवर देखते हैं, स्टोन्स देखते हैं, ये सब सेल्फ कॉन्शियस में खुद की एक चेतना है। यानी कि आज अगर हम देखें तो हम बोलते हैं हिमालय पर्वत हुआ करता था एक, वो ऊपर हिमालय एक महाराज थे, रिवर गंगा नदी, गंगा देवी, और बोलते हैं ना यमुना नदी, आज हम बोलते हैं वो है यमुना देवी।
ठीक है। सरस्वती माता एंड पार्वती माता बोलते हैं हम, और चंद्रदेव, सूर्यदेव एंड शनिदेव, ये सब बोलते हैं हम। देव देव का एक पोजीशन देते हैं ना, भगवान मानते हैं। जैसे कि तुलसी माता है, गाय हमारी माता है, एंड जो रिवर्स हैं, जो पत्थर है, पत्थरों को भगवान बना के पूजते हैं। आज भी सब कल्चर चल रहा है, लेकिन ये जब स्टार्ट कब हुआ था, नियोलिथिक एज में, जब लोग खेती बाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज आपको पता होगा, हम धरती को भी धरती माता कह के ट्रीट करते हैं। तो ये जो सारा कल्चर है वो कब आया था, नियोलिथिक एज में आया था, आज से कई साल पहले। जब जो लोग थे वो अर्थ की फर्टिलिटी के लिए धरती माता को पूजा करते थे। उनका मानना ये था कि जो ये धरती माता है वो हमारे जानवरों और हमारी फसलों की रक्षा करती हैं। और इन्होंने मतलब धरती माता को किस तरीके से पूछते थे, ये लोग स्मॉल क्ले से एक बच्ची की या फिर एक औरत की मूर्ति बनाते हैं जो कि जन्म दे रही है। वो जन्म किसको दे रही है, इस पूरे जीवन को जन्म दे रही है, अपने पेड़ पौधों को जन्म दे रही है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को जन्म दे रही है। वो इस टाइप की चीज़ों को जन्म देती है। पहले के ज़माने में इस तरीके के मकान नहीं हुआ करते थे, सारी चीज़ें कच्ची हुआ करती थी। तो जो एलिमेंट्स देखने को मिले वो यही थे, एनिमल, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, स्टोन्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे जो कि और भी ज़्यादा अस्तित्व में आई, वो थी ये कि बहुत टाइम से पैलियोलिथिक एज में हम देख रहे थे कि किसी की डेथ हो जाए तो उस डेड बॉडी को यूँ ही छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जैसे ही ये वाला फेज आया, नियोलिथिक एज आया, इसमें एक और चीज़ नहीं आई कि हम बरीड करने लगे किसी भी डेड बॉडी को। यानी कि एक चैम्बर लेते थे, उसको मिट्टी खोदते थे और उसके अंदर डेड बॉडी को रखते थे और उसे ढक के बंद करके सीमेंटर कर देते ताकि कोई भी चीज़ बाहर अंदर ना हो सके। ठीक है। बहुत सी मेन साइट्स हैं जो कि यहाँ देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पर कश्मीर वैली, नॉर्थल विद्यास, मिडल गंगा वैलीज में इसके रिमेनेंस एंड इसका होने का नियोलिथिक एज जैसी चीज़ होने का अस्तित्व देखने को मिला है। ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ इंडिया में देखने को मिला है। कुछ जगह है मैदान, इनकाओ, हल्लर, बुजबो, बफो एंड चिराग एंड उतमुर, ये जो जगह हैं कुछ वो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरीके से जो हमारा नियोलिथिक एज है वो अस्तित्व में आई। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो जानी है। और बाकी जो दो एजेस बचे हैं, ब्रॉन्ज एज एंड हमारा आयरन एज, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपने परिवार का ख्याल रखें। और आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपने इस वीडियो को हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।